हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिटिकल मैथ्स क्लासेस। यदि आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। आज हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो कल हमने जो था संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है आदि के बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इस बार एमपी बोर्ड में आई थी 2025 में, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो आइए सबसे पहले हम इसका कथन लिखते हैं। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो सबसे पहले बात करेंगे जो प्रमेय है किसने दी थी। तो यह जो प्रमेय है कार्ल फ्रेडरिक गोस ने दी थी। किसने दी थी इसको? कार्ल फ्रेडरिक गोस ने दी थी, जिन्हें क्या कहते हैं? गणितज्ञों का राजकुमार भी कहते हैं, जिन्हें गणितज्ञों राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। एक बार प्रीवियस ईयर 2024 में एमपी बोर्ड में समय काल से भी क्वेश्चन आया था। तो इनका जो समय काल था वो था 1777 से लगाकर 1855 तक इनका समय काल था। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी एमपी बोर्ड में आया था, इसलिए हमें ये चीज भी याद रखना है। अब पढ़ते इसका कथन कि उन्होंने क्या बोला था। कथन तो उन्होंने कहा था कि जो प्रत्येक भाज्य संख्या होती है, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यह अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का क्या है? कथन। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहली लाइन इसमें बोली गई है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले इस लाइन को समझते हैं हम। सबसे पहले इस लाइन को समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम कुछ, जैसे हमारे पास भाज्य संख्या लेना है सबसे पहले। तो भाज्य संख्या कौन है सबसे पहले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई भाज्य संख्या ले लेते हैं 20 का एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। अब इसके क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब गुणनखंड करते हैं। तो इसके गुणनखंड कैसे होंगे? 2 2 दूनी 4 4 5 20। तो ये क्या कहने इसके गुणनखंड किए हमने। ठीक है, अब देखो तो 2 देखो इसमें सबसे पहले कौन सी संख्या आई? 2।
2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और 5 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या। तो यहाँ लाइन के लिख रखी है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में पहले से ही सही, मतलब सिंपल सा बोल सकते हैं जितनी भी भाज्य संख्या होती है उन हमें अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये पहली लाइन क्या हमारी क्लियर हो गई। अब इसके बाद सेकंड वाली लाइन क्या है, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे देखते हैं, देखो इसमें 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, और 5 कितनी बार आया, 1 बार। तो उस लाइन का मतलब ये है कि हम 5 को पहले भी लिख सकते हैं और 2 को बाद में भी लिख सकते हैं। उस लाइन का कहने का मतलब ये है कि क्रम कुछ भी हो चाहे, लेकिन उसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त जरूर कर सकते हैं। तो यही कहती है हमारी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इसको एक बार पढ़ते हैं अपन। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है गाइस। अब एक और लाइन आपको नोट याद रखना है, नोट जो ये काफी इंपॉर्टेंट है, सत्य में आ सकता है कभी, कि जो एक प्राकृत संख्या होती है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। ये भी आपको याद रखना है, प्राकृत संख्या के ऊपर भी लागू हो सकता है। ठीक है गाइस। अब आते हैं हमारी एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक। क्या आता है, ये टॉपिक खत्म अपना। अब आते हैं अपन एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, कोई भी संख्या शून्य पर कब समाप्त होगी, कोई भी संख्या शून्य पर कब समाप्त होगी, ये हमें एक कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया, कोई संख्या ले ली हमने 4 की पावर n, और पूछा गया कि n का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए यह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, तो हमें बताना है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपको याद रखना है। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, देखो कोई भी संख्या शून्य पर कब समाप्त होती है, कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी यदि उसके गुणनखंड में 2 व 5 दोनों उपस्थित हो। अब ये कैसे, देखो समझते इसको। 2 और 5 का क्या कॉन्सेप्ट, इसको समझते हैं सबसे पहले। जैसे मान लो कोई संख्या है हमारे पास 40, ठीक है, कोई संख्या क्या हमारे पास 40, या कोई संख्या नॉर्मल लेते हैं अपन 4। अब ये शून्य पर कब समाप्त होगी, देखो अब देखो ये शून्य पर समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 40, मतलब ये शून्य पर समाप्त हो गई। अब देखो 40 कब आया, इसमें 0 कब आया, जब इसमें हमने 10 का मल्टीप्लाई किया। और 10 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5। मतलब सिंपल सा लॉजिक बन रहा है कि यदि भी किसी भी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित है, 2 और 5 उपस्थित है, तो वह संख्या क्या होगी, शून्य पर समाप्त होगी। तो ऐसा एक क्वेश्चन, इसमें सिंपल से क्वेश्चन आते हैं जैसे 4 की पावर n, 6 की पावर n, 8 की पावर n, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो इसमें सिंपल से कुछ नहीं करना है, सबसे पहले उस संख्या, जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पर उदाहरण के लिए समझाऊँ, उदाहरण मैं लिख दिया 4n, तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसका टुकड़े करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, 4n, 4 का हो जाए 2 × 2, और इसकी घात जो भी जितनी भी वो लिख दो, ठीक है। अब देखो इसके हमने गुणनखंड कर दिए। अब देखो इसमें 2 तो उपस्थित है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि
4n के अभाज्य गुणनखंड में दो उपस्थित है परंतु 5 उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है। इसलिए n का ऐसा कोई मान नहीं है, ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त होगी। अतः 4n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, अब जैसे मान लो ये संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो रही, वो अदर संख्या लेते हैं अपन, जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं 10 की घात n। सिंपल सा देखो, टुकड़ा करेंगे अपन 2 × 5 और इसकी घात n। अब देखो इसमें 2 और 5 दोनों, मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि 10 की पावर 9 संख्या शून्य पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त हो सकती है, होगी क्या, हो सकती है। ठीक है गाइस, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है गाइस, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और यदि आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो हर चैप्टर की पीडीएफ आपको यदि चाहिए तो हर चैप्टर की पीडीएफ के लिए आपको 49 रुपये पे करना होगा। तो आपको इसकी पीडीएफ व्हाट्सएप पे भेज दी जाएगी या इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है गाइस।